हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश मंगल होंगे। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण में जो 3 क्लास से लेकर 9th क्लास तक को जो नॉर्मली हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, जो कह सकते हैं कि 6, 7, 8 में जाहिर सी बात है थोड़ा सिंपल तरीके से समझा दिया जाता है। ठीक है, बुक में सारी चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टरों को समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे और बढ़िया से डिटेल में आराम से बेहतरीन ढंग से तरीके से शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे और डीपली से डीपली चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, लगा करके बिल्कुल शून्य से जो एड तक शिखर तक होता है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला ना कि एकदम शून्य से बात करेंगे हम, शून्य से एकदम। ठीक है, सबसे पहले यदि हिंदी व्याकरण हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना एवं लिखना सिखाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर मतलब व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली प्रश्न बनते कहाँ से हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह से बनते हैं, कैसे डीपली से डीपली प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को डिटेल से बात करते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला प्रश्न जो हमारा है वो कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भैया जो सबसे पहले मैंने प्रश्न बनाया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अगर देखा जाए कि तो नॉर्मली व्याकरण में मतलब अगर देखा जाए साधारण व्याकरण में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कक्षा 4, 5, 6, 7 तक 8 तक बनते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक क्या होता है सर? मौखिक का मतलब होता है बोलने के आधार पर, मतलब आप बोलने के आधार पर बताओ सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई मैंने ध्वनि लिखा है। ठीक है, अब ध्वनि क्यों है भाई, ध्वनि क्यों है आप जरा समझिए। हिंदी व्याकरण से हमें सारी चीजें लिखने और पढ़ने को सीखने को मिलती है। अर्थात आप कह सकते हो इसमें बहुत सारे वर्णमाला में वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं। लेकिन एक बात हमें बताइए, जैसे मैंने आपको बोला आपको लिखना है कमल। ठीक है, आपको क्या लिखना है? कमल लिखना है। आप जरा हमें ये बताएंगे क्या आप डायरेक्ट कमल लिख देंगे? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपको हम जब कमल बोलेंगे ना तो सबसे पहले आपकी कार्रवाई ये होगी कि आपके कानों तक ध्वनि पहुंचनी चाहिए। और अर्थात मैंने लिख रखा है मौखिक, मतलब बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन होगी? बोलने के आधार पर हम कमल जैसे बोल रहे हैं तो सीधे कमल नहीं बोल रहे हैं। कमल बोलने से पहले ही ध्वनि निकल रही है, एक आवाज निकल रही है, तब कमल, तब वर्ड हमारे निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप चीजों को समझिए। बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? ध्वनि होती है। हर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए कि चलो बोलने के आधार पर अर्थात मौखिक के आधार पर तो ध्वनि हो गई, लेकिन लिखने के आधार पर कौन सी होगी? लिखने के आधार पर आपकी वर्ड या अक्षर होगी। सर ये कैसे होगा? आप समझिए, मैंने आपको बोला कि आपको कमल लिखना है। सबसे पहले जो एक्शन जो मूवमेंट होगा ना वो सबसे पहले आपके कान जो होते हैं ना वो मूवमेंट करेंगे। क्यों? कानों तक जब तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक आप वर्ड, शब्द, वाक्य कुछ भी नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले आपको आपके कानों के पास ध्वनि पहुंचनी चाहिए। जब आपको ध्वनि सुनाई देगी तभी आपके दिमाग में चलेगा कि अब हमें कौन से वर्ड लिखने हैं। समझ में आया ना? तो सबसे पहले ध्वनि, और जब हमें ध्वनि पता चल गया तो ध्वनि के बाद ये समझ में आता है कि अब हमें कौन सा वर्ड बनाना है। ठीक है, तो आप जरा सोचिए ध्वनि के बाद किसका नंबर है भाई? यदि हमें सुनाई दे जाएगा तो उसके बाद हम वर्ड को ही तो जानेंगे ना, वर्ड को ही तो समझेंगे ना। तो आप समझिए वर्ड, अच्छा ठीक है वर्ड हो गया। एक चीज आप समझ लीजिए, वर्डों का कोई एक अपना अर्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? ये क्यों? ये क्या है भाई? वर्डों का एक अर्थ नहीं होता है।
नहीं होता है। क्यों? जैसे मैंने यहाँ पे का लिख दिया, ठीक है, का भाई क्या अर्थ है बताओ? का तो जहाँ प्रयोग करेंगे वैसे अर्थ चेंज कर देगा, बदल देगा। और मैंने लिख दिया माँ, और मैंने लिख दिया ना, ठीक है, इनका अभी तक कोई अर्थ नहीं था, बट यदि हम इनको मिला करके लिख देंगे तो ये कमल बन जाएगा। बन जाएगा कमल भैया, बन जाएगा। अब जरा आप समझिए, कमल तो बन गया, लेकिन का आप बताओगे कि ये फूल है या लड़का है? डिसाइड नहीं कर सकते हो, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको मैंने बताया कि कोई एक अपना अर्थ नहीं होता है। ये एक ऐसा शब्द बनकर तैयार हो गया जहां पर जिस स्थान पर जैसे प्रयोग किया जाएगा इनका अर्थ वैसे ही वैसे बदलते रहता है। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने बोला कि वह कमल एक लड़का है, तो कमल क्या बन गया? लड़का बन गया। मैंने बोला कि वह कमल एक फूल है, तो वही कमल एक फूल बन गया। जरा समझिए आप, ये कमल बना कैसे? सबसे पहले हमें सुनाई दी ध्वनि। क्या सुनाई दी भैया? ध्वनि। और ये जब ध्वनि हमारे कानों में पहुंची और ध्वनि के बाद मैंने सोचा कमल लिखना है, तो सबसे पहले हमें सुनाई दिया, और सुनाई के बाद मैंने सोचा कि कमल में सबसे पहले तो का बनेगा ना, तो आप सबसे पहले वर्ड बनाओगे ना। वर्ड बनाया का और मा और ला, और जब मैं वर्ड बना लेता हूँ ऊपर तुरंत लाइन खींच देता हूँ, अर्थात उसको जोड़ देता हूँ, और जोड़ने पर क्या बन जाएगा? का कमल बन जाएगा। और जब कमल बन जाएगा तो एक ऐसा हो जाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा। आप समझे ना कि ध्वनि के बाद क्या मिला? वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई यदि पूछी जाए तो आपकी वर्ड या अक्षर सही आंसर होगा। समझ में आ गया ना? फिर भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई क्या है? अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने तो यहाँ पे बताया लिखित इकाई, फिर यहाँ पे कैसे लिखित इकाई बता दी? अरे भैया आप समझिए जरा, यहाँ पे लिखित इकाई समझ पा रहे हो ना भैया? यहाँ पे जो सार्थक लिखा हुआ है ना, आप इस चीज़ को पकड़िए कि सार्थक का मतलब होता है उस चीज़ का अर्थ निकलना चाहिए। क्या होता है? अर्थ निकलना चाहिए। आप समझिए, जब हमने ध्वनि को सुना और ध्वनि के बाद वर्ड को लिखना स्टार्ट किया, और जब हमने वर्डों को लिखा और जब मिला दिया तो एक एक क्या बन गए? शब्द बन गए। बट आप याद रखोगे, शब्द वो तभी बनेगा जब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, और अर्थ जिसका निकलता है उसे ही सार्थक बोलते हैं। चीज़ों को आप समझिए, जब किसी न किसी चीज़ का अर्थ नहीं होगा तब तक वो कोई शब्द नहीं बनेगा। जब किसी न किसी वर्णों को मिला करके हम बनाते हैं और उसका अर्थ निकलेगा तो वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई होती है वो आपकी शब्द होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। सर हिंदी वर्णमाला तो बहुत ही सरल है। सरल नहीं है भैया जी, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। मैं आज उस चीज़ को क्लियर कराता हूँ और बाहर निकाल कर लेके आता हूँ और आप समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला क्या है? तो मैंने बता दिया है कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब समझ रहे हो कि एक क्रम वाइज होना चाहिए, मतलब एक क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता था कि सर क्रमबद्ध भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। जब तक हम छोटा आ के बाद बड़ा आ और छोटी ई बड़ी ई क्रम वाइज नहीं लिखेंगे तब तक वो वर्णमाला नहीं मानी जाएगी, आपके सिर्फ बस सिर्फ वर्ड माने जाएंगे। जैसे मैंने छोटा आ लिख दिया, फिर ज्ञा से ज्ञानी लिख दिया, फिर का से कबूतर लिख दिया, इस तरह से आपके वर्ड माने जाएंगे, ना कि वर्णमाला मानी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? वर्णमाला भैया तभी मानी जाएगी आपकी जब आपके वर्णों का सार्थक समूह या एक क्रमबद्ध तरीके से लिखे होंगे, तभी आपकी हिंदी वर्णमाला मानी जाती है। समझ में आया है? अब बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला के भाग कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, अभी हम आगे उस पर भी बात करेंगे। हर बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं।
समझ रहे हो ना। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी कुल वर्ण जो होते हैं ना हिंदी में वो 52 भी होते हैं और 49 भी होते हैं। कब 52 कब 49 होते हैं ये चीज़ हम आपको आपके सामने आज दिखाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी में जो स्वर होते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं आपको, हिंदी के स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है और जो हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है वो क्या होती है भैया जी, 39 होती है, 39 होती है। ज़रा आप याद रखिएगा। हम बात करते हैं यहाँ से कि जो इसके दो भाग हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 पे भाग है स्वर और दूसरे नंबर पे भाग है व्यंजन। आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब सर ये स्वर व्यंजन तो जानते हैं सर, जिसके पाई मात्रा लगी होती है वो स्वर होते हैं। जो स्वतंत्र रूप में बोले जा सकें उन्हें स्वर कहते हैं और जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाएं उसे व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया ना भैया। ये जो व्यंजनों का उच्चारण होता है ना ये स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है, इसलिए व्यंजन कहे जाते हैं। पूछी जाए कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो स्वरों के सहायता लेकर उच्चारण किए जाएं, जो वर्ण या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता लेकर उच्चारण किए जाएं व्यंजन कहलाते हैं, या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार सर कितने होते हैं, तो मैं बता दूं आपके स्वर के जो प्रकार होते हैं ना वो आपके स्वर के 3 प्रकार होते हैं भैया जी। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सर ये 3 प्रकार कैसे कैसे होते हैं मैं बताऊं आपको। नंबर 1 पे आपका हस्त स्वर होता है और नंबर 2 पे दीर्घ स्वर होता है और नंबर 3 पर प्लुत स्वर होता है। समझ गए ना। अब सर ये हस्त स्वर क्या होता है मैं बता दूं। हस्त स्वर का मतलब होता है, अर्थ होता है कि वे स्वर जो छोटे होते हैं, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है वे आपके हस्त स्वर कहलाते हैं। हस्त स्वर का दूसरा नाम छोटा स्वर भी है, अर्थात इसका तीसरा नाम लघु स्वर भी है। हस्त स्वर का कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा नाम क्या है, तो लघु स्वर भी बता सकते हो और तीसरा नाम पूछ ले तो छोटे स्वर भी बता सकते हो। समझ में आ गया। हस्त स्वर की सर संख्या कितनी होती है, तो मैं बता दूं आपको। हस्त स्वर की 4 संख्या होती है, जो कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि होते हैं। इन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हस्त स्वर बोला जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दीर्घ स्वर। ये भैया जी दीर्घ स्वर क्या होता है, जो दीर्घ स्वर है ना इसको हम बड़ा स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा स्वर बोलते हैं। और इसका जब कभी तीसरा नाम या दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो इसे गुरु स्वर कहते हैं। समझ में आ गया ना। सर ये कौन से स्वर होते हैं मैं बता दूं। स्वर आपके जो होते हैं वो टोटल 11, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से 4 स्वर तो इसी में हो गए। बचे कितने, 7 बचे, जो कि सातों स्वर किस में आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। निकालेंगे कैसे सर, तो आ से लेकर के औ से औरत तक तो आते ही होंगे ना, तो उसमें से ये 4 याद कर लीजिए। 4 आपके कौन से हो गए, हस्त स्वर हो गए, और बाकी जो 7 बच गए उनको निकाल करके आप दीर्घ स्वर में लिख दीजिए, वहीं आपके दीर्घ स्वर हो गए। बड़ा आ, बड़ी ए, ओ, ए, ओ, औ, ये आपके जो 7 हैं वो कैसे हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। इसीलिए 4 ए और 7 ए कुल आपके कितने 11 स्वर ही माने जाते हैं। ये जो प्लुत स्वर है ना ये सबसे बड़ा स्वर बोला जाता है। इसमें केवल एक ही आता है ओम। इसका कभी भी किसी किसी शब्द में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इनका कहीं पर कोई प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको स्वर में गिना नहीं गया है, बट इसके प्रकार माने गए हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार समझ गए ना स्वर के, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और इनके कितनी कितनी संख्या होती है भैया। हस्त स्वर के 4 होते हैं, दीर्घ स्वर में 7 होते हैं, प्लुत स्वर 1 होता है। समझ में आ गया। एक आपका और स्वर होता है, वो आपका कौन स्वर होता है बता दीजिए, तो आपका अयोगवाह स्वर होता है। कौन सा, अयोगवाह स्वर होता है। सर अयोगवाह स्वर कौन होते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। एक अंग से अंगूर और एक आहा खाली होती है, ठीक है। अब अंग से अंगूर का कभी कभी पूछ लेता है कि अंग से अंगूर कौन सा स्वर है, तो आप बताओगे सर अयोगवाह स्वर है। और यदि अयोगवाह स्वर ऑप्शन में नहीं है और लास्ट में अंतिम चौथे ऑप्शन पे लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, आप लगा दोगे। जरा समझिए, अंग से अंगूर को हम अनुस्वार भी कहते हैं, समझ रहे हो ना। यदि अयोगवाह है तो अयोगवाह पे लगाएंगे, अनुस्वार पे है तो
अनुसार पे टिक करेंगे, ठीक है। और आहा खाली को विसर्ग बोला जाता है, समझ में आ गया ना, आहा खाली को विसर्ग बोला जाता है। ऐसे ही बढ़ते हैं, आपके स्वर खत्म हो गए, अब हम बढ़ते हैं व्यंजन पे। व्यंजन, भैया व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन मैंने पहले ही बता दिया था, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ड या वे वर्ड जो स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाएं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, और नंबर 5 अतिरिक्त व्यंजन होता है। समझ में आ रही है ना सारी बातें। अब बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन आपके वे व्यंजन होते हैं जो शरीर के अंदर से घसीटते हुए, अर्थात कह सकते हैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब स्पर्श करते हुए, जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं ना, तो वो हमारे कंठ और कहते हैं और टंग को, दांतों को स्पर्श करते हुए स्वर निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोला गया है। इनकी जो संख्या होती है वो कुल 25 होती है। बहुत सारे इस पे प्रश्न बनते हैं कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो आपको 25 सही आंसर लगाना होगा, ठीक है। इसमें भी स्पर्श व्यंजन के वर्गों में बांटा गया है। इसके जो वर्ग हैं वो कितने हैं? 5 वर्ग हैं। आप जरा समझिए कितने हैं? 5 वर्ग हैं, जिसमें से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है। हर एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। इस तरह से 5 वर्गों में मिलाकर के 25 वर्ड बन जाएंगे। हर एक वर्ड का अंतिम अक्षर अगर देखा जाए, इन सब को मिला लिया जाए, तो इन अक्षरों को आपको क्या बोला जाता है भैया? पंचमा अक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचमा अक्षर बोला जाता है। आपको यदि याद नहीं रहता है तो आप लिख लीजिए कि जो अंतिम वर्ण होते हैं ना, इनको पंचमा अक्षर बोला जाता है, ठीक। आपका स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजनों की भैया संख्या 4 होती है और या, रा, ला, वा होती है, जो कि स्पर्श के बाद आती है। अर्थात यदि आप याद रखोगे कि स्पर्श में 25 होते हैं, का से लेकर के माँ से मछली तक, तो इसके बाद ही 4 जो स्वर आए व्यंजन आएंगे वो अंतस्थ व्यंजन में आएंगे। अर्थात माँ के बाद यारा लावा 4 जो व्यंजन हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे हृदय से, हमारे फेफड़ों से कैसे गर्म वायु निकलती है। समझ में आया ना, कि जब हम अंदर से इनका उच्चारण करेंगे ना, तो कैसी वायु निकलेगी? गर्म वायु निकलेगी। और जब गर्म वायु निकलेगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इनकी भी संख्या 4 होती है। समझ में आया है? शाखा, साहा होती है। इसकी बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि छत्र, ज्ञा, स्रा, ये सब 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हम बात करेंगे किसकी? त्रा की बात करेंगे तो ता और रा से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है अतिरिक्त व्यंजन। ये अतिरिक्त व्यंजन क्या होता है? आप यहाँ पे जरा गौर से देखोगे, जो डा और ढा दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही रहते हैं, बट यहाँ पे इनके नीचे बिंदी नहीं होती है, और यहाँ जिसके नीचे बिंदी लग जाए वहाँ पे आपके अतिरिक्त व्यंजन हो जाते हैं और इनका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे डमरू में बात करें यदि डाकी, तो ये वाला प्रयोग होगा, और यदि सड़क की बात करूँ तो उसमें यही डमरू के नीचे ये बिंदी लग जाती है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग होता है। समझ में आ गया? स्वर के भैया 3 प्रकार हैं, बात कर लिया। व्यंजन के 5 प्रकार हैं, 5 की डिटेल से बात कर लिया है, ठीक है। यहाँ से हमारे वर्णमाला जो हिंदी की है वो सारी समाप्त होती है। बढ़ते हम अगले चैप्टर की तरफ, जो हमारा है शब्द। ये शब्द क्या होता है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, शब्द के प्रकार कैसे हैं, कैसे कैसे कौन सी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इस सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो शब्द कैसे बनता है अभी हम इससे पहले बता चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होता है तभी वो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। सार्थक मतलब क्रम वाइज सही तरह से यदि वर्णों को मिलाकर के लिखा जाए और उसका कोई ना कोई अर्थ बने तो वो हमारा शब्द कहलाता है। प्रश्न ये बनता है कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो मैं बता दूं शब्द के जो प्रकार होते हैं ना आपके, वो 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, और नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर होता है। इनका प्रयोग मतलब प्रयोग के आधार पर कैसे प्रयोग किया जाता है, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न कैसे हुए हैं, रचना किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से अर्थ निकलते हैं, इन शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंबर 1 अर्थ के आधार पर। मैंने इसके भी भाग 2 लिखा है कि जो अर्थ के आधार पर है ना, इसके भी भाग 2 हैं। पहले तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें नंबर 1 अर्थ के आधार पर है, और अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सार्थक शब्द है और दूसरा भैया निरर्थक शब्द है। आप जरा समझने का प्रयास करिएगा। जो सार्थक शब्द होता है ना, उसको हम कहते हैं, अभी मैंने बताया जिस शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे कि कमल। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे कि निरर्थक। जैसे मैंने कमल को अभी अपोजिट उल्टा लिख दें कि लमक, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसे चाय एक सार्थक शब्द है और साथ में वाय बोल देते हैं, तो ये भैया एक निरर्थक शब्द है। समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर की, उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर क्या है, मैं बता दूं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भी प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 तद्भव, और नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज। ये 4 प्रकार किसके हैं, उत्पत्ति के आधार पर हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तद्भव की। तद्भव वे शब्द होते हैं जिसमें हिंदी के शब्द आते हैं। मैंने बहुत सारी बातें बता चुके हैं और बहुत सारी क्लासों में भी बताया है। आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तद्भव जो होता है ना, तद्भव में हिंदी के शब्द आते हैं। कान खोल करके सुन लीजिए और इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव में आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, जैसे मैंने बोला आग, जैसे मैंने बोला मोर, जैसे मैंने बोला पानी, ठीक है, जैसे मैंने बोला घोड़ा, ये सब आपके कैसे हैं, हिंदी के शब्द हैं। तो ये किस में जाएंगे सर, तद्भव में जाएंगे। और इसका दूसरा नंबर जो है वो है तत्सम रूप। और जो तत्सम रूप में होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे आग हमारा हिंदी का शब्द था और इसी का संस्कृत का शब्द क्या बनेगा, अग्नि बनेगा। क्या बनेगा, अग्नि बनेगा भैया। तो तद्भव आपका आग हो गया और तत्सम रूप आपका अग्नि बन गया। समझ में आ गई ना सारी चीज़ें। इसी तरह बढ़ते हैं आगे देशज की तरफ। देशज शब्द क्या होते हैं, तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में पहले से बोले जा रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, बेलन हो गया, चौखट हो गया, दरवाज़ा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ क्या हैं, देशज शब्द में आती हैं। सर विदेश शब्द क्या होता है, विदेश शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेश के हैं, अर्थात जैसे इंग्लिश के शब्द हो गए, अरबी के शब्द हो गए, तुर्की के शब्द हो गए, फारसी के हो गए, ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेश के हैं, वो सारे विदेशज में आते हैं। इंग्लिश के सर हिंदी में शब्द कौन होते हैं, इंग्लिश के वे शब्द होते हैं जिनको हम बोले भी वही और इंग्लिश में लिखे भी वही। जैसे इंग्लिश में कोट को कोट ही लिखते हैं और स्टेशन को स्टेशन ही लिखते हैं, प्लेटफार्म को प्लेटफार्म ही लिखते हैं, पुलिस को पुलिस ही लिखते हैं। ये सारे आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया ना। अगले तरफ हम बढ़ते हैं। जो 3 नंबर है हमारा रचना के आधार पर, ये क्या है भैया, रचना के आधार पर मैं बात करूँ 3 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 रूढ़ शब्द और नंबर 2 योग रूढ़ शब्द और नंबर 3 यौगिक शब्द आते हैं। सर ये कैसे पहचानेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, जब तक हम आपके साथ हैं ना ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा के ही मानेंगे। चलो बढ़ते हैं
नंबर 1 की तरफ कहता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द भैया वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, अर्थात जिसके खंड ना किए जा सकें, और बोल सकते हैं कि जिन शब्दों को तोड़ा ना जा सके 2 भागों में, वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है पेन, पेन को 2 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मैंने बोला जल, जल को 2 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। मैंने बोला बस, बस को सर 2 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए आपका ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। और दूसरा नंबर जो आपका है वो है योग रूढ़ शब्द। सर ये योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया? जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो एक सामान्यतः अर्थ निकालते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है बैल और दूसरा शब्द है गाड़ी, और दोनों को जोड़ करके बना देंगे तो बन जाएगा बैलगाड़ी, जो 1-2 शब्दों से मिलकर के बनाया गया है, और वो भी ये रूढ़ शब्द हैं। बैल को आप तोड़ नहीं सकते हो, बैल शब्द को, और गाड़ी 2 शब्दों में तोड़ नहीं सकते हो, और ये रूढ़ शब्दों को जोड़ करके जो बनाया जाएगा वही आपका योग रूढ़ कहलाएगा। जैसे बैलगाड़ी हो गया, बस वाला हो गया, ठीक है, सॉरी बस वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि रूढ़ शब्द नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। ये कैसा हुआ सर? ये भी तो 2 शब्दों से है और ये भी 2 शब्दों से है। मैं बता दूं, बैल और गाड़ी को मिलाया तो बना बैलगाड़ी, जो कि किसी विशेष व्यक्ति का मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन का बोध करा रहो, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ नील प्लस कंठ, अर्थात नीलकंठ, जो कि किसकी बात कर रहा है? शिव जी की बात कर रहा है। शिव जी तो भैया एक विशेष व्यक्ति हैं, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया भैया? शिव जी हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि भैया ये प्रयोग के आधार पर क्या होता है। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सर ये कैसा होता है भैया? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। ये सर कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के रूप में, लिंग में, वचन में, कारक में कोई परिवर्तन ना आए, उसे क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन आ जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने बोला कि वह दौड़ रहा है, ठीक है, वह दौड़ रहा है, या मैंने बोला कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहे हैं, मैंने बोला रहा। अब देख रहे हो लड़कों का यूज, मैंने बोला जैसे मोहन दौड़ रहा है तब तो रहा था, लेकिन मैंने बोला कि लड़के दौड़ रहे हैं तो रहा को क्या बनाना पड़ेगा? रहे बनाना पड़ेगा। आप चीज़ों को समझिए, रहा को रहे बनाना पड़ेगा। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको भैया इसमें चेंज होता रहेगा लिंग और रूप और वचन के तहत। जैसे अब हम लड़की लाएंगे तो रही करना पड़ जाएगा, लड़का होगा तो रहा करना पड़ जाएगा, और बहुवचन लड़के लगा देंगे तो रहे करना पड़ जाएगा। इसके रूप में भैया परिवर्तन आ रहा है। और अविकारी में क्या होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए शब्दों में। सर ये कैसे होगा? परिवर्तन क्यों नहीं होगा? बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि लिख, मैंने बोला कि मोहन लिख रहा है, क्या भैया लिख में कोई परिवर्तन हुआ? लिख तो लिख है ना। मैंने बोला लड़के लिख रहे हैं, अब भैया बहुवचन ले आए, लड़के में बहुवचन ले लिया, लेकिन लिख में कोई परिवर्तन आया है? नहीं आया। मैंने बोला कि सरिता लिख रही है, सरिता भैया लड़की है, लेकिन लिख में कोई फर्क नहीं आया। आपने देखा लिख का लिख ही रहेगा, चाहे बहुवचन का प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग का प्रयोग करें, चाहे पुल्लिंग का प्रयोग करें, न लिंग न वचन कोई भी प्रकार नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से बदल नहीं रहा है। बदलेगा नहीं तो अविकारी शब्द, और बदलेगा तो विकारी शब्द, ठीक है। इस पे हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं संज्ञा पे। संज्ञा क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, कहता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो भी हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सबका सब क्या है? संज्ञा है, ठीक है, क्लियर है।
संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? सर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो नंबर 1 जो है वो व्यक्तिवाचक है, नंबर 2 जातिवाचक लिखा है, नंबर 3 भाववाचक है, नंबर 4 समूहवाचक है और नंबर 5 पदार्थवाचक है। सर इनको पहचानेंगे कैसे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा एक ही की बात की जाए, जैसे सीतापुर, मोहन, ठीक है, गाय, हाथी। जब किसी एक के बारे में बोध कराएगा कोई भी शब्द तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। वो मनुष्य हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई चीज़ वस्तु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वह एक का बोध करा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक में ही आएगा। समझ में आया? जैसे सीतापुर तो एक स्थान है, फिर व्यक्तिवाचक में कैसे पहुंच गया भैया? व्यक्तिवाचक में इसलिए पहुंच गया क्योंकि वह अकेले मैं सीतापुर की बात कर रहा हूँ। समझ में आया ना? अब बात करता हूँ जातिवाचक की। जातिवाचक क्या होता है? जहाँ पर किसी जाति का बोध कराया जाए। जैसे मैंने बोला जानवर, और जानवर बोलते ही आपको तुरंत समझ में आता है कि जानवर की बात की जा रही। जैसे मैंने बोला पक्षी, आपको तुरंत पता चलता है कि पक्षियों की बात की जा रही है। इस तरह से जैसे शब्द आएंगे तो उसे हम जातिवाचक कहेंगे। नंबर अगला है 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि मीठा। जैसे मैंने खाना खाया, दूध पिया और मम्मी से बोला कि मम्मी दूध तो बहुत ही मीठा है। अब मीठा शब्द मम्मी ने सुनी और तुरंत उसको माता ने क्या किया या मम्मी ने क्या किया भैया? महसूस किया कि हाँ भैया दूध तो मीठा है। तो मीठा शब्द कैसा हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। जैसे लिखाई, भाववाचक संज्ञा। पिटाई, पिटाई कैसा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इन चीज़ों को महसूस करते हैं। पिटाई कैसा हो जाएगा? महसूस करेंगे ना इस शब्द को तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसा कोई शब्द जिसमें हम क्या कर रहे हों? किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हूँ। जैसे मैंने बोला है कक्षा, कच्छे में क्या लड़के इकट्ठा होते हैं। मैंने बोला भीड़, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। मैंने बोला गुच्छा, उसमें भैया बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, चाबियाँ। इसलिए समूहवाचक संज्ञा। और पदार्थवाचक संज्ञा बहुत ही सरल है, जिसमें खाने पीने वाले पदार्थ आते हैं, वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो। अब हम बात करते हैं, संज्ञा सारी हमारी समाप्त हुई। बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है? सर सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया है ना? संज्ञा। फिर सर्वनाम के सर प्रकार कितने होते हैं? मैं बात कर लूँ, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 अनिश्चयवाचक, और नंबर 2 निश्चयवाचक, और नंबर 3 पुरुषवाचक, नंबर 3 संबंधवाचक, और नंबर 4 निजवाचक, और नंबर 5 प्रश्नवाचक। ये हमारे कितने 6 प्रकार के क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर 6 प्रकार के क्यों हैं? अनिश्चयवाचक कहता है जिस शब्द से निश्चय ना हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ हमें, ऐसा कोई शब्द हमारे पास आ जाए जिससे हम कोई चीज़ निश्चित ना कर पाएँ। जैसे मैंने बोला कि दरवाज़ा पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है भैया? कोई खड़ा है, मुझे पता नहीं है, इसलिए कोई शब्द आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वह शब्द होता है जिससे किसी चीज़ को निश्चित किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब दरवाज़ा खोलिए, दरवाजे पर वह खड़ा है, तो आपको ये पता होता है कि दरवाज़ा जो है ना उस पर वह व्यक्ति कोई ना कोई खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति की बात की गई, वह खड़ा है। ठीक है, हमें बात करता हूँ पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष जो होता है वो अपने बारे में बात करता है, और जो मध्यम पुरुष होता है दूसरे के बारे में बात करता है, और जो अन्य पुरुष होता है वो किसी तीसरे के बारे में बात करता है। जैसे मैंने बोला कि आज भैया यह मेरी किताब है, यह मुझे दे दो। अब बताओ मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये किताब मेरी है, मुझे दे दो। ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। या मैंने बोला जैसे मैं अच्छा हूँ,
मैंने बोला मैं अच्छा हूँ, मैंने आज सीतापुर गए थे, मैं आज जो है खाना खाने गए थे, मैं टहलने गया था। ऐसे जब मैं अपने बारे में बात करूँगा तो प्रथम पुरुष। और जब मैंने बोला कि तुम तो पढ़ नहीं रहे हो और मैंने अपने को छोड़ा ना और आपसे बात किया, अर्थात एक पुरुष को छोड़ करके जब किसी दूसरे पुरुष के बारे में बात किया जाए वो मध्यम पुरुष कहलाता है। और अन्य पुरुष क्या होता है भैया? अन्य पुरुष जब हम अपने बारे में भी छोड़ दें और दूसरे के भी बारे में छोड़ दें और दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे के बारे में बात करें। जैसे मैंने बोला कि राम, यदि आप सही पढ़ोगे ना तो आपको मैं भीमराव अंबेडकर की तरह ज्ञानी व्यक्ति बना दूंगा। ठीक है, तो बताइए आप, मैंने अपने बारे में बात नहीं किया है, समझ में आ रहा है? और मैं उसको बोल रहा हूँ कि तीसरे के बारे में उसकी तरह बना दूंगा। तो भैया जब दूसरे की तरह मैंने बात किसकी किया? राम के बारे में, तो वो मध्यम पुरुष। लेकिन मैंने ये कहा कि भैया भीमराव अंबेडकर तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा संविधान लिख डाला। हैं, अभी तो सारी चीज़ें किसी को संविधान नहीं याद हुआ और सोचो इतने साल पहले वो संविधान लिख दिए, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। अब बताओ मैं बात किसकी कर रहा हूँ? भीमराव अंबेडकर की। आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ, अपने बारे में भी नहीं और तुम्हारे बारे में भी नहीं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब ये क्या करता है, ऐसा कोई शब्द जो दो शब्दों को जोड़ रहा हो, जैसे सीता और राम। सीता और राम को कौन और शब्द जो है वो जोड़ रहा है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक, जहाँ मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूँ, बोलूँ कि ये फ़ोन मेरा है, ये किताब मेरी है, या घर हमारा है। ठीक है, ये सारे जब मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हम, जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो मेरा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जब मैं प्रश्नवाचक का, तुम समझते ही हो, जिसमें कोई ऐसा शब्द आए जो प्रश्न पूछ रहा हो, प्रश्नवाचक हो जाता है। अब मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या होता है। तो ट्रिक भैया जी आप याद कर लीजिए, अनाप और सनाप। क्या याद करेंगे? अनाप और सनाप याद कर लीजिए। मैं बता दूं आपको, अनाप और सनाप। अब सर ये क्या है? अनाप शनाप तो याद ही रखते हो ना कि उन्होंने तो हमें अनाप शनाप बोल दिया। अरे आराम से याद रहेगा। अनाप का मतलब आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, और पा से पुरुषवाचक सर्वनाम, और सा से संबंधवाचक सर्वनाम, और ना से निजवाचक सर्वनाम, अब पा से भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छह आपके सर्वनाम क्लियर हो गए। अनाप शनाप याद रखोगे तो आपको इतना तो याद ही रहेगा कि इसमें 6 वर्ड हैं, अर्थात सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्लियर होता है। बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। अगला है आपका विशेषण। विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के जो प्रकार होते हैं ना, वो 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के पूछे कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। समझिए कौन कौन। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिणामवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, और नंबर 4 सर्वनामिक विशेषण। सर ये पहचानेंगे कैसे? जो गुणवाचक है ना, वो आपके रंग, आपका रंग बताएगा, आपका आकार बताएगा, आपके गुण बताएगा, आपके दोष आपका बताएगा। जैसे मैंने बोला कि वह व्यक्ति अच्छा है, अब मैं भैया अच्छा है बात कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा है? गुण बता रहा है उसके कि गुण जो हैं वो ना अच्छे हैं, तो भैया वहाँ पर विशेषण शब्द हो जाएगा। और कौन होगा? अच्छा शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा उसके बारे में बता रहा है। समझ में आया ना? मैंने बताया कि वह भैया मोटा है, तो मोटा है तो क्या हो जाएगा? आकार बता रहा है ना, जब आकार बताएगा तो गुणवाचक। रंग बताएगा तो भी गुणवाचक। और जब आ जाएगा परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है वजन, किसी चीज़ का भार बताए। समझ में आया? जैसे मैंने बोला भैया कि मैं गया था दुकान पे और वहाँ से 2 किलो चीनी लेकर के आया हूँ, तो भैया मैंने वजन भार की बात की ना, परिमाण की बात की ना, कि भैया मैंने 2 किलो चीनी लेकर के आया हूँ, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि वह व्यक्ति तो
40 kg का है, 40 किलो का है, तो वो परिणामवाचक में आएगा। और तीसरा है संख्यावाचक, जहाँ पर ऐसी कोई बात हो जहाँ पर संख्याओं के माध्यम से विशेषता बताई जाए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि भैया दशरथ की तो 4 रानियाँ थीं, अब मैंने दशरथ की बात की, लेकिन भैया 4 क्या हैं, 4 रानियाँ हैं, किसकी, दशरथ की, बोध तो करा रहा है ना, तो 4 जो है वो कैसा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मैं बात करता हूँ सर्वनामिक विशेषण की। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, कहता है अपनी विशेषता बताए और प्रत्यय वाले शब्द आ जाएं, मतलब ऐसा शब्द आ जाए जो अपनी विशेषता बता रहा हो। जैसे उसने बोला कि मैं चोर हूँ, अब भैया मैं चोर, मैं मतलब अपनी विशेषता बता रहा हूँ ना, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अपनी विशेषता बता रहा हूँ ना, अपने बारे में बता रहा हूँ ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। या तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, प्रत्यय वाले शब्द आ जाएं, उनके अंत में क्या लगा होना चाहिए, प्रत्यय लगा होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म। बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या होता है, बहुत ही सरल छोटा चैप्टर है, जरा समझ लीजिएगा। ठीक है, क्रिया क्या है, कार्य करने की जो विशेषता बताए जो शब्द, वही आपकी क्रिया है। क्रिया के प्रकार 2 हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने बोला कि मोहन खेलता है, तो काम क्या कर रहा है, खेलता है, तो खेलता भैया क्रिया होगी ना। अब बताओ क्या खेलता है, कुछ बताया गया है, नहीं, तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ में 1 मिनट भैया, यहाँ पे गलती हो गई है, जो इसमें है वो नहीं आएगा और इसमें गेंद होना चाहिए था। मोहन जो है वो क्या करेगा, गेंद खेलता है। आप चीज़ों को समझिए जरा, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, मिस्टेक हो गई। क्या कहता है, सकर्मक क्रिया, मोहन गेंद खेलता है, मोहन खेल तो रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, उसके साथ में कर्म जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसके साथ में कर्म ना जुड़ा हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है लेकिन क्या खेलता है पता नहीं है, अर्थात इसके साथ में कर्म नहीं जुड़ा है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो कार्य करने की विशेषता बताता है उसे तो क्रिया कहते हैं, लेकिन ये कहता है जो क्रिया के कार्य करने की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो कार्य करने की मतलब कार्य तो करे लेकिन कार्य कर कैसे रहा है उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह दौड़ रहा है, लेकिन वह कैसे दौड़ रहा, तो क्रिया ही कर रहा है ना। मैंने बोला कि वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो दौड़ना तो है क्रिया आपका, लेकिन कैसे धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो आपका क्रिया भी कर रहा है, लेकिन भैया क्रिया के बारे में बता रहा है कि काम कर कैसे रहा है, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अंतिम आपका चैप्टर में बात करता हूँ काल की। काल क्या होता है, समय का बोध कराता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल और आपका वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल क्या होता है, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, सामान्य, आसान्य, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। लेकिन आपका भूतकाल का मतलब ये होता है जो समय निकल चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी कितने 5 प्रकार होते हैं, जो सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल और संभाव्य भविष्य भूतकाल वर्तमान काल। ठीक है, और जो आपका भविष्य काल है इसके 3 ही प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल और सातत्य जो है भविष्य काल होता है। और यहाँ से आपकी मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर कर दिया है। आप लोग इस चीज़ का नोट्स बना लीजिए, और यदि समझ में नहीं आया है ना तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यदि समझ में आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आपको मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।